मेरे भैया मेरी भाभी से बहुत प्यार करते थे। दिन भर उनके आगे पीछे घूमना, उनकी हर बात को मानना जैसे उनकी खुशी बन गई थी। लेकिन वही भैया रात को अपने कमरे में हैवान बन जाते थे। मेरी भाभी को जानवरों की तरह नोचते और मारपीट के साथ साथ उनके पूरे शरीर को काट लेते। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्या होता है उनके कमरे में जिससे भैया ऐसा रूप बना लेते हैं? यही जानने के लिए एक दिन मैं उनके कमरे में छुप कर बैठ गई। उसके बाद मैंने जो देखा, उसे देखने के बाद तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम मीनू है। घर में सबसे छोटी और पापा की लाडली होने की वजह से मैं अक्सर भैया के साथ झगड़ा कर बैठती थी, क्योंकि मुझे पता था कि पूरे घर में मुझे ही सपोर्ट मिलने वाला है। आखिर मिले भी क्यों ना। घर में सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी जो थी, दरअसल मैं एक छोटे से और साधारण परिवार में ही पली बड़ी थी। मेरे पिताजी एक पोस्टमैन की जॉब करते थे। प्यार और अपनेपन से हमारे छोटे से परिवार में हम हंसी खुशी रह रहे थे। अक्सर भैया कॉलेज से आने के बाद फोन पर लगे रहते थे। मुझे पता चला तो कुछ ना कुछ बात है, इसलिए मैं भैया को चिढ़ाने के लिए हर रोज उनके साथ मस्ती करती थी। दरअसल मेरे भैया एक लड़की से प्यार करते थे जिसका नाम भावना था। भावना और मेरे भैया क्लासमेट थे। यह बात किसी को पता नहीं थी, लेकिन एक दिन भैया के दोस्त की बहन, जो मेरी भी सहेली थी, उसने मुझे इस बारे में बताया। जैसे तैसे भैया ने उसके बारे में मुझे भी बता दिया। आखिर बता भी क्यों ना, क्योंकि हम दोनों भाई बहन अच्छी खासी बनती थी। मैं अपनी सारी बातें अपने भैया के साथ और भैया अपनी सारी बातें मुझे बताते थे। शुरू में भैया को सब बताने में काफी हिचकिचाहट हुई। खैर, मुझे उन दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि भावना मेरी देखी हुई थी और वह लड़की भी बहुत अच्छी थी। मैंने भैया से कहा, कोई बात नहीं भैया, अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो मैं पापा से बात कर लेती हूँ। क्या आप भावना से प्यार करते हैं? तभी भैया ने मेरी चोटी काटते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? पापा इन सब के लिए नहीं मानेंगे। तुझे पता है ना कि वो प्यार व्यार के चक्कर को कितना दूर रखते हैं। इन सब में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। मुझे भैया का सारा दुख समझ में आ रहा था। उनकी आंखों से जो भावना के लिए प्यार टपक रहा था, वह मेरे आंखों के सामने था। मुझे समझ आ चुका था कि मुझे ही कुछ न कुछ करके भैया को भावना से मिलवाना ही होगा। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मैं और मेरी माँ ऐसे ही बैठे थे। तभी मैंने माँ से कहा कि माँ, अगर आप बुरा न माने तो आपको एक बात बतानी है। माँ ने कहा, हाँ बोलना, क्या हुआ? मैंने कहा कि राजेश भैया एक लड़की से प्यार करते हैं, वह उनकी क्लासमेट है। तब माँ ने बड़ी ही आश्चर्यजनक निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या बोल रही हैं? मैंने कहा, हाँ माँ, मैंने देखा है उन दोनों का प्यार, वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। माँ को मेरी सारी बातें समझ में आ रही थी, लेकिन माँ ने कहा कि यह सब तो ठीक है, लेकिन तेरे पापा इन सब के लिए राजी नहीं होंगे। मैंने कहा, अगर आप बात करेंगे तो क्यों नहीं होंगे, एक बार आप बात तो करके देखें। तभी माँ ने कहा कि ठीक है, देखते हैं। इतने में राजेश भैया भी बाहर आ जाते हैं। माँ राजेश को पास बुलाते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हें पूरी उम्र उस लड़की के साथ गुजारनी है। अगर तुम्हें यह सब सही लग रहा है तो ठीक है। तभी भैया ने कहा कि माँ, मैं भावना से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। मैं उसे इस घर की बहू बनाना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि यह सब तो ठीक है, लेकिन पहले हम लड़की के बारे में जांच पड़ताल करेंगे। इकलौता बेटा है तू हमारा, और हमारी बहू भी इकलौती ही होगी, तो हम उसी के सहारे अपना बुढ़ापा काटने वाले हैं। अगर कोई ऐसी वैसी आ जाती है तो हमारा तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। खैर, अब भैया के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है और हम दोनों बहन भाई अपने कमरे में चले जाते हैं। मैंने भैया को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ अब तो खुश हो ना, अब तो भाभी जी आ ही जाएंगी। तभी भैया ने मीठी सी मुस्कान दे डाली। मैंने कहा, ठीक है, वैसे प्रॉब्लम तो मुझे ही होगी। भैया ने कहा, क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हें? मैंने कहा कि हाँ, मेरा जो लाड़ प्यार है वह बढ़ जाएगा, क्योंकि आधा प्यार फिर भाभी को मिलने लगेगा। तभी भैया जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि लाडली है तू हमारे घर की, और तेरा प्यार किसी के साथ नहीं बटेगा। अगर भावना इस घर में आती है तो उसके हिस्से का प्यार उसका है और तुम्हारे हिस्से का तुम्हारा। मैंने कहा, हाँ यह बात तो सही है। फिर ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। एक दिन पापा ने भैया को अपने पास बुलाया और कहा, क्यों रे राजेश, तू कब से इन चक्रों में पड़ने लग गया है? मैं भी वहीं पर बैठी थी। मुझे समझ आ चुका था कि शायद माँ ने पापा से इस बारे में बात की है और पापा भैया को डांटने वाले हैं। मैं तो बस मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश पापा मान जाए। तभी पापा भैया की तरफ मुस्कुराते हुए कहने लगे,
तू अपने चेहरे पर इतने शिकन क्यों ला रहा है? मैंने अपने दोस्त से कहकर पता करवाया है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के परिवार के बारे में। काफी अच्छा परिवार है और वह लड़की भी काफी अच्छी है, संस्कारों से भरी हुई है। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। हम लोग कल ही उनके घर वालों से बात कर लेंगे। वैसे तुम्हारी शादी की इतनी उम्र तो नहीं है, क्योंकि पहले तुम्हें नौकरी करनी थी, लेकिन खैर अब तुम इसी के संतुष्ट हो तो यही सही। अब भैया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं भी बहुत खुश थी कि मेरे भैया को उनका प्यार जो मिलने वाला था। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए और भैया अपनी भाभी का रिश्ता पक्का हो गया। अब तो शादी की भी तारीख निकल गई थी। घर लिपाई पुताई का काम शुरू हो गया था। पूरे घर में खुशियों जैसा माहौल था। मेहमानों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी थी। खैर कब दिन निकल गए पता ही नहीं चला और शादी वाला दिन आ गया। वैसे मेरे और मेरे भैया की उम्र में काफी ज्यादा फर्क नहीं था। भैया सिर्फ 1 साल ही मुझसे बड़े थे, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया था कि मीनू की शादी अभी नहीं करेंगे। जब तक मीनू अच्छी नौकरी ना पाले तब तक मीनू की शादी नहीं करेंगे। मुझे तो इस बात से खुशी थी, क्योंकि कौन लड़की भला ऐसे चाहती थी कि वह अपने माँ बाप से दूर चली जाए। अब भैया की बारात भी निकल चुकी थी और अच्छी तरह से सभी लोगों के आशीर्वाद के साथ भैया की शादी संपन्न हुई और हमारे घर में मेरी नई भाभी आ चुकी थी। सभी रस्मों रिवाजों को पूरा करते हुए भैया और भाभी ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। मेरी और मेरी भाभी की अच्छी बॉन्डिंग थी। भाभी भी बिल्कुल माँ के जैसे ही मुझसे प्यार करती थी। हर समय मेरा ख्याल रखती, मेरी हर जरूरतों को पूरा करती थी और जब भी मेरा कुछ खाने का मन होता तो भाभी झट से मुझे बनाकर दे देती थी। इतनी अच्छी भाभी पाकर मैं बहुत खुश थी। अब मैं भैया से ज्यादा भाभी के साथ अपनी सारी बातें शेयर करने लगी थी। मेरी हर सुख दुख को भाभी के साथ शेयर करती। जब भी कॉलेज में कोई भी बात होती तो सबसे पहले आकर भाभी को बताती। कोई भी काम करना होता तो पहले भाभी के साथ राय मशवरा करती और भाभी भी मेरे साथ हर बातें शेयर करती थी। हमारी इसी बॉन्डिंग को देखते हुए भैया कई बार मुझे चिढ़ाते थे कि मैंने तो शादी करके पाप कर लिया। वह कहने लगे कि तू तो बहुत बदल चुकी है। पहले अपने भैया के बिना एक पल नहीं रहती थी और भाभी के आने के बाद अपने भैया को कुछ पूछती ही नहीं है। इसी तरह हम ऐसे ही हंसी मजाक करने लगे। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मैंने देखा कि भाभी अपने कमरे से सुबह सुबह जब बाहर आती है तो उनकी हालत खराब होती है। दरअसल उस दिन मेरे कॉलेज में एनुअल फंक्शन था, इसलिए मैं जल्दी तैयार हो गई और भाभी और भैया के उठने से पहले उठ गई और नहा धोकर बैठ गई, क्योंकि माँ सुबह सुबह मंदिर जाती है तो वह सबसे पहले उठती है। उन्होंने मुझे उठा दिया और जब तक मैं तैयार हुई तब तक माँ ने मेरे लिए नाश्ता बना दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि भाभी अपने कमरे से बाहर निकलते समय लंगड़ा कर चल रही थी और उनके हाथ और चेहरे पर छोटे छोटे निशान जैसे भी थे, जैसे उन्हें किसी ने काटा हो, और चेहरा भी उतरा हुआ था, मैं झट से भाभी के पास गई। मैंने भाभी से कहा, क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपका चेहरा ऐसे लटका हुआ क्यों है और आपके हाथ और चेहरे पर ये किस चीज के निशान हैं? तभी भाभी ने हंसते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ये तो ऐसे ही मच्छरों ने काट लिया। मेरे सब समझ में आ गया था, क्योंकि मैं बच्ची नहीं थी। मच्छरों के काटने के निशान और जो निशान भाभी के चेहरे पर थे उन सब में बहुत फर्क था। मैं भाभी को अपने पास बिठाकर बोली, भाभी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप मेरे साथ शेयर कीजिए। तभी भाभी ने कहा कि मीनू आप बेवजह फिक्र कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा कि आप लंगड़ाते हुए क्यों चल रही हो? तभी भाभी ने कहा कुछ नहीं, कल रात को जब मैं बिस्तर लगा रही थी तो मेरा पैर बेड से अटक गया और मैं वहाँ पर गिर गई, जिसकी वजह से मेरे पैर में मोच आ गई है। मैंने उन्हें जल्दी से बिठाया और अंदर से दवाई लेकर आई और उनके पैर पर मसाज करने लगी। तभी भाभी ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि जब से भाभी आई थी वह मेरा एक बेटी की तरह ख्याल रख रही थी। अगर उन्हें जरा सी भी तकलीफ हो तो यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी देखभाल करूँ। तभी माँ भी मंदिर से आ गई और कहने लगी, क्या हुआ भावना तुम्हारे पैर को? तभी मैंने कहा, नहीं माँ कुछ नहीं, बस उनका पैर अटकने की वजह से थोड़ी मोच आ गई है, जिसकी वजह से मैं उनके पैर में मसाज कर रही हूँ। तभी माँ कहने लगी, कोई ना, ठीक है, अगर तुम्हें राहत ना मिले तो बोल देना, हम डॉक्टर को बुला लेंगे। इतने में भैया के कमरे से बाहर आ गए। वह कहने लगे कि आज भावना को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाना है। माँ ने कहा, चेकअप किस लिए, क्या हो गया? तभी भैया कहने लगे, कल रात इसकी तबीयत खराब हो गई थी। तभी मैंने भाभी से कहा, भाभी आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब है? आप अभी अपने कमरे में जाकर लेट जाइए और कुछ देर बाद भैया के साथ चेकअप करवाने के लिए चले जाइएगा। आज आप घर का कोई काम नहीं करेंगे। फिर भैया भाभी को कमरे में ले गए और जाकर लेटा दिया। अब मेरा भी कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने पार्टिसिपेट किया था इसलिए जाना ही पड़ा।
फिर पूरा दिन मेरे मन में यही टेंशन चल रही थी कि पता नहीं भाभी की तबीयत कैसी होगी। शाम को जल्दी से घर आते ही मैंने भाभी से पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? तभी भैया भी वहीं पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस जरा सा बुखार था। मैंने कहा ठीक है, अभी आप आराम कीजिए, 2-3 दिन तक घर का कोई काम नहीं करेंगी। मुझे वैसे भी कॉलेज से छुट्टियां मिल गई है, इसलिए मैं माँ का हाथ बटा दूंगी, आप आराम कीजिए। भाभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो यह रोज का काम हो गया था। भाभी जब भी कमरे से बाहर निकलती, उनका चेहरा उतरा हुआ होता और वह लंगड़ाते हुए चल रही होती, और कभी कभार तो उनके हाथ और पूरे चेहरे पर इतने निशान होते जैसे उन्हें किसी ने काटा हो। मैं तो बिल्कुल घबरा सी गई थी, आखिर भाभी के साथ यह सब क्या हो रहा है। लेकिन जब भैया कमरे से बाहर निकलते तो भाभी के साथ ऐसी बातें करते जैसे उनके साथ तो कुछ हुआ ही ना हो। हर रोज उनके साथ ऐसा होने लगा, और अब तो उनके पूरे शरीर पर जैसे निशान पड़ गए हो। इस चीज का भैया को जरा सा फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन मैं भाभी के पास गई और पूछा कि भाभी क्या हुआ, भैया और आपके बीच सब कुछ ठीक है ना? तभी भाभी हंसते हुए बोलने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम दोनों के बीच तो सब सही है, लेकिन तुम्हारे भैया तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा भाभी लगता तो नहीं, क्योंकि पूरा दिन आप दोनों ऐसे हंसते रहते हो, लेकिन जब आप सुबह कमरे से बाहर निकलती हो तो आपकी हालत खराब होती है। अगर भाभी कभी कोई ऐसी बात हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, हम दोनों मिलकर उसका कुछ हल निकालेंगे। तभी वो बोली, मीनू तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मुझे भाभी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने तो आंखों से उनकी हालत देखी थी। वैसे भैया बचपन से ही थोड़े गुस्से वाले थे। अगर उन्हें कोई भी चीज पसंद नहीं आती थी तो उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता था। लेकिन भाभी तो उनका पहला प्यार थी, और भाभी से तो वह इतना प्यार करते थे। पूरा दिन भाभी की केयर करते, उनके आगे पीछे घूमते थे। फिर वह भाभी के साथ तो इतना गुस्सा नहीं कर सकते। साथ ही मुझे यह भी था कि फिर भाभी की हालत ऐसी क्यों होती है। एक दिन मैंने उनसे कहा कि सच सच बताइए, ये सब क्या चल रहा है? अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं माँ से बोल दूंगी, फिर माँ से आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। तभी वह हंसने लगी और कहने लगी कि क्या हो गया है मीनू तुम्हें? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि हम दोनों बहुत खुश हैं। रही बात मेरी रंगड़ाकर चलने की, तो अभी भी मेरे पैर में थोड़ा दर्द रहता है। खैर अब मैंने भाभी से कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ भी पूछूंगी तो वह कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात को बदल ही देगी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके कमरे में छुपकर सब कुछ पता करूं कि आखिर इन दोनों के बीच होता क्या है। एक दिन मैं शाम को खाना खाते ही उनके कमरे में बने एक कोने में जाकर छुपकर बैठ गई और अपने कमरे में अपना बिस्तर पर तकिया लगाकर ऊपर चादर बिछा दी, जैसे सबको लगे कि मैं सो रही हूँ। मैं उनके जाने से पहले उस कमरे में जाकर छिप गई। थोड़ी देर बाद भैया और भाभी कमरे में आ जाते हैं और वह लोग बेड पर बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद खिड़की के खुलने की आवाज आती है। मैंने देखा तो वहाँ से एक आदमी अंदर आता है और वह आते ही भैया के तमाचा झड़ देता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, वह आदमी है कौन और वह भी खिड़की से अंदर आया और आते ही यह हरकत कर दी। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं घबराहट के मारे पसीने से लथपथ हो रही थी। आखिर यह सब इनके कमरे में क्या हो रहा है? तभी वो आदमी भैया को पकड़कर खिड़की से बाहर निकाल देता है और भाभी के गले लग जाता है। अब तो मुझे सब कुछ समझ में आने लगा था कि जरूर कुछ न कुछ तो बड़ी बात है। फिर जैसे ही भाभी और वह लड़का एक दूसरे के साथ रोमांस भरी बातें करते हुए बेड पर जाने लगते हैं तो मैं अचानक से बाहर निकल गई, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। मुझे वहाँ पर अचानक देखते ही भाभी घबरा गई और वह आदमी भी घबरा गया। तभी मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि यह सब क्या हो रहा है। इतने में भैया की खिड़की से अंदर आ गए और उन्होंने कहा कि मीनू तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है? मुझे पिछले कुछ दिनों से आप लोगों पे शक था। मुझे लग रहा था कि भाभी के साथ आप कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हुआ है। तभी मैंने चिल्लाकर माँ और पिताजी को भी वहाँ बुला लिया। सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। अब भैया के आंखों में आंसू थे। मैंने भैया का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या हुआ भैया, हमें सारी बात बताइए। तभी भैया कहने लगे कि मुझे नहीं पता था कि भावना मेरे साथ ऐसा करेंगी। दरअसल जब से हमारी शादी हुई है तब से भावना इस लड़के को हमारे घर पर बुलाती है, खिड़की से मुझे बाहर निकाल देती है और पूरी रात इसी के साथ गुजारती है। और जब सुबह होती है तो यह लड़का चला जाता है और भावना कमरे से बाहर जाकर ऐसे नाटक करती है जैसे मैंने उसके साथ कुछ गलत किया हो, ताकि सबको ऐसे ही लगे कि भावना तो बहुत ही शरीफ और सीधी सादी है। अब तो ये सब मेरे समझ से बाहर हो गया था और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि इतनी सीधी सिंपल दिखने वाली भावना इतनी गलत कैसे हो सकती है। तभी मैंने भावना से कहा कि अगर आपको यही लड़का पसंद था तो मेरे भैया से शादी क्यों की, उनके साथ इतना प्यार करने का नाटक क्यों किया।
तभी भावना कहने लगी कि यह लड़का हमारी जात का नहीं है और मेरे घर वाले इस लड़के के साथ मेरी शादी के लिए कभी राजी नहीं होते। इसलिए हम दोनों ने ये प्लान बनाया और राजेश तो सीधा साधा था, तो इसलिए मैंने इसे मोहरा बनाया और राजेश से प्यार करने का नाटक किया और इससे शादी कर ली। शादी के बाद मैंने राजेश को डरा धमकाना शुरू कर दिया। उसे रात को बाहर निकाल देती और अजय को कमरे में ले आती और हम दोनों अपने प्यार को इसी तरह चलाते। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और भाभी को एक तमाचा झड़ दिया और कहा कि तुम तो प्यार के नाम पे कलंक हो, तुम्हें इतना अच्छा पति मिला और तुमने इसका गलत फायदा उठाया। तभी भाभी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने प्यार में अंधी हो गई थी, मुझसे कुछ नहीं बोला गया और मैं चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में आ गई और बिल्कुल नम आंखों से सोचने लगी, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इतना प्यार करने वाला पति मिला लेकिन फिर भी भाभी को वह रास नहीं आया और अपने प्यार को पाने के लिए किसी की जिंदगी कोई बर्बाद कर सकता है। अब तो मुझे भाभी से मानो नफरत सी हो गई थी और साथ ही साथ प्यार से भी। अब तो मेरी रिश्तों पर भी विश्वास उठ गया था। धन्यवाद दोस्तों।